टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1206 से 1526 ईस्वी। मध्यकालीन भारत की जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उस वीडियो के अंत में हमने जो पढ़ा था कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हरा देता है और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने के लिए छोड़ जाता है। ये हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो मध्यकालीन भारत की पहली वीडियो थी उसमें पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हम जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है उसका 320 साल 1206 से 1526, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश। कौन? गुलाम वंश। गुलाम वंश में जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित, इल्तुतमिश से संबंधित और रजिया सुल्तान से संबंधित, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बलवंश से संबंधित क्वेश्चन। और भी गुलाम वंश में और भी शासक थे जिन्होंने शासन किया था, लेकिन उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। मतलब एक आध कोई क्वेश्चन कभी जब बन जाए तो बन जाए, अन्यथा बनता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, हम लास्ट में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, मतलब क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में, उनको डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 50 क्वेश्चन मैंने लिए जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम ड्यूरेशन 1206 से 1526 ईस्वी तक है, उसको तो उसके बारे में मैं समझाता हूं आपको। दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसमें टोटल 320 वर्ष हैं के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। 5 वंशों ने, ठीक। अब वो कौन कौन से वंश थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहला वंश था गुलाम वंश जिसका टाइम ड्यूरेशन था 1206 से 1290 ईस्वी। सेकंड खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। तीसरे नंबर पर आता है तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। फिर आता है सैयद वंश 14 से 51 ईस्वी तक। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों लोधी वंश 1451 से 1526 तक, और 1526 के बाद बाबर आ जाते हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों गुलाम वंश को, जिसका टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 1206 से 1290 तक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर क्रम से, मतलब क्रम पहले कौन आया था? गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश, क्रम पूछ लेते हैं। तो क्रम को आप याद रखोगे, ठीक है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी के बाद तुगलक सैयद, लोधी, लास्ट में लोधी, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, पेपर में बनता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। गुलाम वंश 1206 से शुरू हुआ था गुलाम वंश और 1290 तक चला था। ओके, इस वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताया है। तो गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो जो किसका दास था? मोहम्मद गौरी का, ठीक है, था। इसलिए इस वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश का नाम देते हैं। इसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। अच्छा,
गुलाम वंश का सेकंड नाम मैंने क्या बताया है आपको? मामलूक वंश। मामलूक वंश यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि मामलूक वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप किसको बताओगे? कुतुबुद्दीन। डर मत जाना देख के कि मामलूक वंश कहां से आ गया। ठीक। अच्छा, जो गुलाम वंश में जितने शासकों ने शासन किया उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाम सबका बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, डीपली तो। लेकिन नाम बताऊंगा क्यों? क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, निम्न शासकों में से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है या संबंधित है, ऐसे करके। ठीक है ना, तो आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि भाई मान लो क्यूमर्स नाम आ गया तो क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश से संबंधित है, इस तरीके से। ठीक। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। दूसरे नंबर पर आराम शाह 1210 में इन्होंने टोटल 8 महीने ही शासन किया था आराम शाह। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक शासन किया था। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में इन्होंने शासन किया। उसके बाद आती हैं रजिया सुल्तान, जिन्होंने शासन किया था 1236 से 1240, केवल 4 वर्ष इन्होंने शासन किया। फिर बहराम शाह 1240 से 1242 तक 2 वर्ष इन्होंने शासन किया। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक इन्होंने शासन किया। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, बलवन 1266 से 1286, 20 साल तक इन्होंने शासन किया। कैकुबाद 1286 से 1290 और लास्ट शासक था हमारा शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290। गुलाम वंश का सबसे लास्ट शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। और सबसे फर्स्ट पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इतना आपको पता चल गया होगा इस स्लाइड से। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? क्वेश्चन बनता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, क्वेश्चन बनते तो ऐसे। इसका राज्यारोहण जो हुआ मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ। कहां हुआ था? लाहौर में। और उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहां रखी थी? कहां रखी थी? लाहौर। लाहौर। ओके। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधियों के साथ शासन किया। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने पीले कर रखे। किसके साथ शासन किया इसने? मलिक और सिपह सालार की उपाधियों के साथ शासन किया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियां थी उनके बारे में बात करेंगे। इनको लाख बख्श, लख्त या लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा दान करते थे। लाख बख्श का मतलब अर्थ ये होता है कि दानी, मतलब बहुत ज्यादा दान करते थे, तो इनको लाख बख्श की उपाधि मिली। हातिम ताई इनको बोला जाता था, उपाधि मिली इनको हातिम ताई की। हातिम ताई का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता हो, परोपकारी। कुरान ख्वाह
कुरान का मतलब इनको जो कुरान कंप्लीट पूरी याद थी, ठीक है, इसीलिए इनको कुरान ख्वां की उपाधि भी मिली। अच्छा, इनके दरबार में दो विद्वान थे, हसन निजामी। हसन निजामी, इसने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई कहा था। हातिम ताई की उपाधि जो दी थी वो हसन निजामी ने दी थी। हसन निजामी ने किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। और दूसरा था फक अ मुदाब्बिर, ठीक। नेक्स्ट है, जो कुतुब मीनार का इन्होंने आधारशिला रखी थी वो किसके नाम पे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। क्वेश्चन ये बनता है कि कुतुब मीनार की आधारशिला किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्वेश्चन बनता है कि उसे कंप्लीट किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और बाकी शेष बची 3 मंजिलों का किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक। देखो 1 2 यहां तक किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और 3 4 5 ये किसने कराया? इल्तुतमिश ने। अच्छा, और इस मीनार के सिर पर बिजली गिर जाने के कारण, जैसे जब बारिश वगैरह होती है बाद उसमें आकाश में बिजली कड़कती है जब, तो वो बिजली गिर गई इस पे, तो ये मतलब इसका पुनर्निर्माण फिर जो कराया था वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण कार्य कराए थे ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखेंगे। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में है। और 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर में है, राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में है। किसने बनवाई थी? यह पूछा जाता किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐसे ही 2.5 दिन का झोंपड़ा कहां पर है? अजमेर में, राजस्थान में है जी। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। चौगान का खेल, चौगान का खेल का मतलब होता है दोस्तों हॉर्स पोलो। देखो मैंने ये फोटो आपको इसीलिए लगाया है समझाने के लिए। चौगान का खेल हॉर्स पोलो। तो देखो ये हॉर्स, इसमें मतलब चौगान का खेल हॉर्स पोलो खेलते समय ये इस फोटो में कुतुबुद्दीन ऐबक गिर गए और यही मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया, जो एक अयोग्य शासक था जिसने केवल 8 महीने तक शासन किया। कितने महीने तक? 8 महीने तक। और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश, क्योंकि आराम शाह बिल्कुल अयोग्य शासक था। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक। सुनिए, आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था। क्वेश्चन बनता है, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों जी? क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश।
ठीक है ना। ओके। जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, इंपॉर्टेंट है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, इल्तुतमिश को। क्वेश्चन बनता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उसमें यदि ऑप्शन में इल्तुतमिश होते हैं तो इल्तुतमिश पर टिक करना है, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। अच्छा, ये जो जैसे बगदाद के खलीफा आया, इसका मतलब ये धर्मगुरु, इनके धर्म से संबंधित जो धर्मगुरु थे उनसे इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगवर्णी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मांगवर्णी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खान के आक्रमण से अपनी रक्षा की। सुनो, एक क्वेश्चन आता है चंगेज खान किसके समकालीन था, तो आंसर है इल्तुतमिश के, ठीक है। ऑप्शन इल्तुतमिश को टिक करना है। अच्छा, चंगेज खान जो मंगोल का था, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मागवर्णी पर आक्रमण कर दिया था। तो मागवर्णी क्या होता है, इल्तुतमिश के पास आता है शरण मांगने कि भाई हमारे साथ आप युद्ध करो, लेकिन इल्तुतमिश मना कर देता, क्योंकि जो चंगेज खान था उसके पास बहुत सारी मतलब बहुत ज्यादा सेना थी और वो काफी ताकतवर था, इसलिए इसने मना कर दिया। और नहीं तो यदि ये इसके साथ होता, जलालुद्दीन बागबनी के साथ इल्तुतमिश भी लड़ता, तो इसके शासन को भी नष्ट कर देता चंगेज खान, इतना बहादुर था वो। तो इसने इल्तुतमिश ने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग, ये इंपॉर्टेंट है, एकता, सेना, मुद्रा प्रणाली, पेपर में आता है, बहुत आता है। एकता, सेना और मुद्रा प्रणाली किसने शुरू की, इल्तुतमिश ने का गठन किया था, ठीक है। एकता प्रणाली क्या थी, धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। जो इसके पास जितने भी जैसे बड़े बड़े सेना के अंदर सेनापति या कोई भी एनीबडी जो इसके पास सर्विस करता था, उसको धन के बदले में ये क्या देता था, भूमि देता था, ठीक है ना। इसीलिए जिसको भूमि दी जाती थी उसको इक्तेदार कहा जाता था। जो भूमि लेता था, मतलब जिसको भूमि दी जाती थी उसको इक्तेदार कहा जाता था। तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश से आपको याद रखना, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अच्छा, जो सेना थी उसमें इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, 40 तुर्क सरदारों का सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्क ए चेहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। जो ये 40 तुर्क सरदारों की जो परिषद बनाई थी, इसने अपने मतलब सलाह मशवरा करने के लिए, किसी भी टॉपिक पर पूछने के लिए, पूरे 40 बंदों का जो सरदार थे, टैलेंटेड अच्छे लोग थे, उनको इन्होंने एक सलाहकार परिषद बना दी थी, जिसको वो दल चालीसा के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। अच्छा, इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टंका यह चांदी का सिक्का था और जीतल यह तांबे का सिक्का था। टंका और जीतल किसने शुरू किए थे, इल्तुतमिश ने, ये सिक्के, ठीक। अच्छा, इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया था। लाल वस्त्र, जिसको भी न्याय चाहिए था वो दरबार में आता था तो लाल वस्त्र पहन करके आता था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसने अपने जीवन काल में ही
रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। रजिया सुल्तान को अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। क्योंकि जो ये 40 सरदार थे, उन्होंने बोला अरे औरत क्या शासन करेगी, उस हिसाब से बोला इनके छोटे बेटे को गद्दी पे बिठा दो। तो इल्तुतमिश का छोटा बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको इन्होंने शासक बना दिया। फिर क्या होता है, रजिया न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, तो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी। ठीक है ना। अब रजिया सुल्तान का शासन शुरू होता है 1236 से 1240 के मध्य, 4 साल के लिए। ओके, रजिया दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। क्वेश्चन बनता है दिल्ली की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी, तो रजिया थी, है ना, और अंतिम भी यही थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर ए आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। इसका मतलब यह है कि इनका जो छोटा इल्तुतमिश का मतलब सबसे छोटा बेटा था, जो उसको वो इसके खिलाफ था, इसका कोई साथ नहीं दे रहा था। जो दल चालीसा था वो भी इसके खिलाफ था। तो इसने क्या किया कि जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना दिया, मतलब प्रोन्नत करके। ये जमालुद्दीन याकूत था, ये इसका साथ देता था। ठीक है, किसका, रजिया सुल्तान का। तो क्या होता है, इसने प्रोन्नत करके इसको अश्वशाला का प्रधान बना देती है। तो तुर्की अमीरों ने रजिया का जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैला दी। जो दल चालीसा था, उसने क्या किया कि इसकी अफवाह फैला दी, किसके साथ, जमालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम संबंधों की। ठीक है, वो तो इसको चाहते ही नहीं थे कि ये शासक बनी रहे। तो रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हो गई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया। क्या होता है कि तबर हिंद मतलब भटिंडा वाला जो इलाका था, उसका सूबेदार था अल्तुनिया। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बोला यहाँ का राजा मैं हूं। तो क्या होता है कि रजिया को उससे युद्ध करना पड़ता है। तो किसी ने कोई साथ देता नहीं, तो रजिया इसमें युद्ध में हार जाती है, किससे, अल्तुनिया से। तो वो भी, रजिया भी मतलब थोड़ा दिमाग से काम लेती है। वो क्या करती है, सूबेदार अल्तुनिया से ही शादी कर लेती है। ठीक है ना। लेकिन 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की हत्या करा दी जाती है। ठीक है, ओके। अब आता है नसरुद्दीन महमूद शाह, जिसका कार्यकाल था 1246 से 1266 के मध्य। नसरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलवन को अपना वजीर बनाया और बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। ठीक है, नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलवन ही अगला शासक बना। मैं नसरुद्दीन महमूद शाह को इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसका लिंक बलवन से करने के लिए। ठीक है ना, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए मैंने बीच बीच में जो कई शासक छोड़ दिए, वहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, आप देखना 50 क्वेश्चन कराऊंगा, वही होंगे। अब आता है बलवन का शासन, जो 1266 से 1286 तक था। बलवन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया।
इसने ईरानी त्योहार, ये इंपॉर्टेंट है, नवरोज को मानना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की। सजदा का अर्थ होता है अपना सिर झुकाना, मतलब बलवन के सामने जो भी आएगा अपना सर झुकाएगा वो। और पैबोस उसके पैरों को चूमेगा, ठीक है ना। पैबोस का मतलब पैरों को चूमना की परंपरा इसने प्रारंभ की थी। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले अल्लाह, ईश्वर की छाया बताया। मतलब ये इतना प्राउडी था कि इसने भगवान मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि खुद को घोषित कर दिया जनता के सामने। इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया, मतलब एक आक्रोश नुमा इसने शासन किया कि मैं जो कहूंगा वही सही है, उस टाइप से। बलवन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया था, जो किसने इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसको इसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन बनता है कि दल चालीसा को किसने समाप्त किया था, तो किसने किया था, बलवन ने, गयासुद्दीन बलवन। बलवन के बाद अगला शासक कैकुबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। ठीक, दोस्तों अब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास है, सभी को डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर लगा करके आपको देखना कि जितना हमने पढ़ा है वो कितना बेनिफिशियल है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम डैश शासक था, तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दास गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी, 1206 में, ठीक है ना। मजा आ रहा होगा ना, क्योंकि आपने कंप्लीटली पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा, तभी आपको कंप्लीट पढ़ा है तब। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था, कहाँ का था, दिल्ली का गवर्नर था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शासक के अधीन मलिक ए सिपह सालार के पद पर कार्य किया था, ये मैंने आपको कराया है। तो मोहम्मद गौरी का एक कौन था, दास था, है ना। तो मलिक सिपह सालार किसका, मोहम्मद गौरी का था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, मैंने आपको पढ़ाया, लाहौर थी। फरुख मुद्दीर एवं हसन निजामी किस सुल्तान के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे, किसके थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के, ये भी पढ़ाया मैंने। प्रारंभ में कुरान पढ़ना सीख जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन कुरान ख्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो कौन हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से बहुत ज्यादा दान कौन करता था, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता है, तो किसको पुकारा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दयाशीलता एवं उदारता के कारण मिनहाज के द्वारा हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी, किसको दी गई थी जी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया, ओके, कुतुब मीनार कराई थी जी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कराई थी जी। 2.5 दिन का झोंपड़ा, हाँ जी कराया था। अलाई दरवाजा, ना जी ना, है ना। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कहाँ पर है ये, जब उसमें अजमेर में, राजस्थान। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है, अजमेर में है जी, है ना। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था,
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, है ना। मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करने में। निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में प्रसिद्ध कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। काकी से याद रखना यदि आप भूल जाते हो, है ना, काकी। ओके, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इल्तुतमिश दिया था जी, 3 मंजिल जो बची थी वो बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, नींव रखी थी। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, हाँ, इन्होंने जब बिजली गिर गई थी, जब क्षतिग्रस्त हो गई थी वो, तब वो पुनर्निर्माण कराया था। तो ऑप्शन सी, इसका कोई काम नहीं है जी कुतुब मीनार में, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मध्यकालीन दिल्ली में 7 शहरों की स्थापना कहाँ की गई? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मेहरौली में की गई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी। सुनो, ये मैंने जो मध्यकालीन भारत की पहली वीडियो बनाई है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उसमें ये कंप्लीट मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बख्तियार खिलजी इसका सहायक जो सेनापति था, उसने बुंदेलखंड और बिहार के ऊपर कब्जा किया था। ये भी मोहम्मद गौरी का कौन था? एक तरह से सेनापति था। कौन? ये बख्तियार खिलजी, ठीक है ना। इसने बिहार और बुंदेलखंड को जीता था। तो पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? किसकी हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, है ना। अपने आप क्वेश्चन आप मेरे से भी पहले बोल रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया? तो कहां मृत्यु हुई थी? लाहौर में हुई थी, है ना। हॉर्स पोलो खेलते समय, मतलब चौगान खेलते समय लाहौर में वहीं दफना दिया गया। यह तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसकी इनको कहां दफनाया गया था? तो लाहौर में, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन है? वास्तविक सुल्तान मैंने आपको बताया था, इल्तुतमिश। निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ये कहां लेके आ गया था? दिल्ली लेके आ गया था राजधानी को। कहां से? लाहौर से। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इल्तुतमिश ने की थी। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। देखो, घुमा फिराकर जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो सभी में लेके आया हूं, है ना। जब एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं तो वहां हम घूम जाते हैं। इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो, मैं ये 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास भी भेजना। सल्तनत काल के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने कराया था? ये भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया। तो सुल्तान इल्तुतमिश ने। 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था जी। बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता इल्तुतमिश, है ना। तो इल्तुतमिश भी सही है। दिल्ली में मदरसाए मुइज नामक मदरसे की स्थापना किसने की थी? इसको याद रखना आप, इल्तुतमिश। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जहां आते हैं वहीं से याद रख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, मदरसाए मुइज नामक मदरसे की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान चिहालगानी 40 गुलाम सरदारों का गुट का गठन किया था? किसने किया था? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो किसने किया था भैया? इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय पर आक्रमण किया? ऐसे भी बनता है, तो इल्तुतमिश के समय पर किया था जी, है ना।
गुलाम का गुलाम कैसे कहा जाता है? मैंने बताया था ये क्वेश्चन आता है, तो किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। प्रथम इलवारी शासक कौन था? प्रथम इलवारी शासक इल्तुतमिश था। इलवारी शासक। मिनहाज उस सिराज किस शासकों के समकालीन थे? तो दास वंशीय शासकों के समकालीन थे। मिनहाज उज सिराज किन शासकों के समकालीन थे? दास वंशीय शासकों के समकालीन थे। ठीक है। तबकात नासरी के लेखक हैं, कौन है भैया? तो मिनहाज उस सिराज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहीं से इसको याद कर लेना, कहीं ये मत देखना किताबों में ढूंढने लगो ये क्या था, इसका जीवन परिचय क्या था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो यदि आप फालतू की चीजें पढ़ोगे तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनको भी भूल जाओगे, इसलिए इसको यहीं से याद रख लो। तबकात नासिरी के लेखक कौन है? मिनहास उस सिराज। ठीक। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी जी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? इसको ऐसे भी पूछा जाता है, तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी जी, है ना। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो 1236 में बनी थी। 1236 से 1240 तक रही थी, है ना। ओके। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम ये है गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, गियासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो मैंने इसलिए आपको पहले पढ़ाया था नासरुद्दीन, मैंने बोला था ना लिंक करने के लिए पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो किसने किसने अपनाई थी? बलबन ने। ठीक। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान चिहालगनी 40 गुलाम सरदारों का गुट का दमन कर दिया था? मैंने आपको बताया था बलबन ने किया था, है ना। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? बलबन को दिया जाता है। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? कौन था? बलबन था। देखो कितना घुमाया गया है क्वेश्चन को। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में जो 40 तुर्की का जो एक समूह बनाया था, है ना, सरदारों का, उसको किस तरीके से देखो डिफाइन किया गया है। चिहालगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो बलबन था। इस तरीके से घुमाता है एग्जामिनर क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? ये मैंने आपको बताया था, बलबन ने शुरू किया था, है ना। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी? तो बलबन ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई थी। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था जी तुगरिल खां। यही लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। दोस्तों ये आपने कंप्लीट समझ लिया होगा, 50 क्वेश्चन थे, पूरा कंप्लीट आपकी समझ में आ गया होगा। मुझे पूरा मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो आपको समझाया है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका मैं आंसर दूंगा आपको। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में या चल रहा होगा तो, ठीक है ना। तो अगली वीडियो के साथ फिर कल मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।